हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में जो पहला पाठ है जीव प्रक्रम, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके पढ़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोगों ने इसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं, इसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने प्लाज्मा को पढ़ाया था। प्लाज्मा के बारे में बताया था कि उसमें जो रुधिराणु तैरते रहते हैं, पीले रंग के होते हैं। और तो आज हम लोग आइए इसके अंतर्गत जो रुधिराणु हैं उसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या उनकी पोजीशन है। तो जो रुधिराणु हैं यह प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। यह दो तरह के होते हैं। पहला जिसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, जिसे लाल रुधिराणु कहते हैं। फिर दूसरा है श्वेत रुधिराणु या इसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कार्ड सेल्स। तो इस तरह से दो तरह के रुधिराणु पाए जाते हैं। अब देखेंगे जो आरबीसी हैं वह इनकी संख्या जो मनुष्य हैं उनमें 55 लाख होती है और स्त्रियों में 45 लाख होती है पर क्यूबिक, और लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इनकी संख्या 60 से 70 लाख होती है। और इनका जीवन काल 120 से 147 दिन होता है। ये काम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, फिर पुनः टूट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन और O2, तो यह फिर वो O2 को भेज देते हैं ऊतक में। इसे इसीलिए कहते हैं श्वसन रंजक या ऑक्सीजन वाहक इसका नाम है। तो इसे हम मारिचिका भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आरबीसी जो हैं वह जिन्हें हम मारिचिका के नाम से जानते हैं, तो यह एक लाल रुधिराणु है। दूसरा श्वेत रुधिराणु देखेंगे। श्वेत रुधिराणु भी यहाँ देखेंगे 3 तरह के हैं। पहला है कणिकामय, दूसरा है कणिका रहित, तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। तो यहाँ देखेंगे कणिकामय में 3 तरह के हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। यहाँ देखिए अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इओसिनोफिल्स यह है जिसमें एक केंद्रक है, कई भाग 2-3 भागों में है। फिर यहाँ देखेंगे बेसोफिल्स हैं, फिर यहाँ देखेंगे न्यूट्रोफिल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो कि भक्षक करते हैं जीवाणु विषाणु का। तो इस तरह देखें इनके ये केंद्रक हैं जिनमें अंतर है। इस तरह से हम तीनों को देख रहे हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं इसके अंतर्गत जो स्पाइंडल कोशिका होती है जो थक्का बनाने का काम होता है। तो ये ऐसे इस तरह की संरचनाएं हैं जो कि तैरते रहते हैं ब्लड में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ये रुधिराणु के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे रक्त है, कैसे यह परिसंचरित होता है हमारे शरीर में। तो इसके लिए हम हृदय के बारे में देखेंगे कि वही परिसंचरण का कार्य करता है। जैसे यहाँ देखें हृदय, तो हृदय में देखेंगे 2 तरह, एक जो ये अग्र महाशिरा है जो आगे की तो मस्तिष्क से अशुद्ध रक्त को लाती है। फिर ये पश्च महाशिरा है जो पीछे अंगों से अशुद्ध रक्त लाती है। तो यह दोनों यहाँ जुड़े होते हैं। जिसमें देखें हम लोग 4 विषयों वाले हैं, हाई स्कूल में ही आप लोग पढ़े होंगे, ये या 8th क्लास में जानते होंगे। हम लोग 2 आलिंद और 2 निलय, यानी ये दायां देखिए दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इसमें देखिए दाएं में 3 तरह के त्रिवलन कपाट होते हैं, 3 क्षेत्र। इस बार ये कपाट होती है। फिर यहाँ पर द्विवलन कपाट होते हैं। और इसमें जो देखें कि इसके बीच जो एक 2 भागों में बांटती है उसे कहते हैं कि ओवा फैसिलिस है। और यह जो है इसको जो 2 भाग में बांटती है। यहाँ पर देखेंगे जो ये दायां आलिंद है, आप देखेंगे होता क्या है, कार्यविधि देख लीजिए कि सबसे पहले ये जो नीला नीचे का भाग है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो इनके दबने से ये वाल्व खुल जाते हैं। खुलने से क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त है देखिए तीर के माध्यम से बताए हैं, ये चले आते हैं इसमें दाएं निलय में। ठीक उसी प्रकार से फेफड़े से, यहाँ देखें फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त वह चला आता है सीधे आपके बाएं निलय में। फिर वो सामान्य अवस्था में होता है, फिर खुलता है। तो इस तरह से यह फिर महाधमनी के रास्ते ये पूरे पीछे समस्त अंगों में पहुंच जाता शुद्ध रक्त। और यहाँ से देखें और ये जो भाग है अशुद्ध रक्त पहुँच जाता फेफड़े में, क्योंकि फेफड़ा की इसकी शुद्धि करता है, मतलब ऑक्सीजन ले लेता है, CO2 को छोड़ देता है फेफड़े के कहाँ, कुपिकाओं में। इस प्रकार हमने श्वसन पढ़ाया था, कुपिकाओं में CO2 ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से कार्यविधि हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं।
रुधिर के कार्य कि पहले ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का निस्तारण करना, पोषक पदार्थों को परिवहन करना, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना, घाव भरना, आंतरिक ताप नियंत्रण करना। इस तरह से हम रुधिर के कार्य देखते हैं। अब आता है कि रुधिर आधान। रुधिर आधान किसे कहते हैं? जब आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को रुधिर देने की क्रिया को ही रुधिर आधान कहते हैं। अब फिर हम देखते हैं रुधिर वर्ग। तो सन 1902 में लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, AB और O। अब यहाँ देखेंगे कि ए जो है जैसे ए को दिया जा सकता है, बी को, AB को, O को। लेकिन यहाँ देखें कि यह जो ये सर्वग्राही है AB और सर्वदाता O है। देखेंगे एरो से कि ये सबको दे सकता है, A को, B को, AB को और O को। लेकिन और ये देखिए सबको ले सकता है। तो इस तरह से हम देखें सर्वग्राही और सर्वदाता। फिर आता है RS फैक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता था कि ए को एक देने पर मृत्यु हो जाती थी, तो RS फैक्टर मतलब एंटीजेंस और एंटीबॉडीज देखे जाने लगे कि एंटीजेंस है तो एंटीजेंस को दिया जाए, एंटीबॉडी है एंटीबॉडी को दिया जाए, तब वो नहीं मरते थे। तो जिनमें पाए जाते थे उन्हें RS प्लस और जिसमें नहीं पाए जाते RS का माइनस कारक देखे गए। फिर इनमें देखेंगे रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियाँ जो कि भेजती हैं, पंप करती हैं पूरे शरीर में रुधिरों को, रक्त को। तो रुधिर जो शुद्ध रक्त इसमें इकट्ठा होता है, इसमें शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, ये वाहिनियों के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा ऊतक और कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इसमें कि कभी कभी आता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। यहाँ देखिए हृदय है, हृदय में फेफड़ा है, तो हृदय में 2 बार, एक बार देखिए इधर से कि शिराएँ हैं पहुँचती हैं और एक बार ये फेफड़े से पुनः शुद्ध रक्त इसमें आता। तो हृदय में 2 बार आने की रक्त की क्रिया को ही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम लोग मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय की संरचना, कणिकाएँ और कार्यविधि इत्यादि का अध्ययन किए। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जित तंत्र मतलब कई अंग मिल करके बनाते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को वो उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन। तो इसमें आप देखिए कौन करता है, यहाँ चित्र देखेंगे कि मानव में देखिए एक जोड़ी या सेम के बीच के आकार की होती है और जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक पेयर में होते हैं। यहाँ पर एक तरफ धमनी, एक तरफ शिराएँ, जो कि यहाँ पर ये मूत्रवाहिनी जुड़ी होती हैं, यहाँ पर मूत्राशय है। तो यहाँ पर देखें तो इसकी संरचना यहाँ देखेंगे वृक्क की, जिसे किडनी कहते हैं। तो इसमें वृक्काणु बहुत से पाए जाते हैं, फ्रांस से कहते हैं। इसमें बहुत से मिलते हैं। ये पिरामिड्स है और देखिए कैप्सूल है, ये कार्टेक्स उपरिभाग और ये यूरेटर है, मूत्रवाहिनी से जुड़ा जहाँ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत से नेफ्रॉन या विक्राणु पाए जाते हैं। तो एक विक्राणु की संरचना है वैसे सबकी होती है। देखिए यहाँ पर देखिए बोमैन कैप्सूल है, इसमें ग्लैमरुलस है जिसमें शिरा और धमनी एक जाल के रूप में होते हैं, क्षमते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे ये जो है जिसे कहते हैं समीपस्थ नलिका, यहाँ देखेंगे समीपस्थ नलिका। फिर ये बाहर है दूरस्थ नलिका। फिर इसमें संग्रह नलिका है। इसके ऊपर ये देखिए आर्टरी और ये धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, सब फैली हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इस ग्लैमरुलस है या ये बोमैन कैप्सूल है, क्योंकि साइंटिस्ट बोमैन थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, पहले उन्होंने देखा। यहाँ पे छन करके और देखिए यूरिया इस तरह से छनते हुए संग्रह नलिका में इकट्ठी कर ली जाती है, जिसका अंतिम भाग यूरेटर से जुड़ा होता है और वह मूत्राशय के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार जो एक्सक्रीशन की क्रिया है यह हमारे मनुष्य में कैसे होती है, वृक्काणु की संरचना के द्वारा हम देख रहे हैं। तो आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़े। अगले दिन अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।